नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत करता हूं विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, आज से हम कक्षा 12 की चित्रकला चित्रकला की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारतीय कला भाग 2। हाँ दोस्तों, इस पुस्तक का नाम है भारतीय कला भाग 2। ठीक है, ये पुस्तक आज हम शुरू करने जा रहे हैं और इस पुस्तक में हम वही पाठ पढ़ेंगे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अभी रखे हैं 2021 परीक्षा के लिए। ठीक है, तो इसमें देखिए सिलेबस में जो दक्षिणी चित्र शैली है इसको सिलेबस से हटा दिया गया है, यानी दक्षिणी चित्र शैली को सिलेबस से हटा दिया गया है। तो हम जो मुगल चित्र शैली जिससे सिलेबस स्टार्ट होता है वहाँ से हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो सबसे पहले हम दक्षिणी चित्रशैली से नहीं बल्कि मुगल चित्रशैली हमारा पहला पाठ रहेगा। शुरू करते हैं आज का पहला पाठ। देखिए, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक आते आते भारतीय चित्रकला में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देने लगते। यानी 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, यानी उत्तरार्ध मतलब 15वीं शताब्दी जब उत्तरार्ध में आ गई थी, आदि हो गई थी, आते आते जो भारतीय चित्रकला शैली है इसमें अनेक परिवर्तन दिखाई देने लगे। जैन अपभ्रंश शैली में व्यापक परिवर्तन आ गया था। जो जैनों की अपभ्रंश शैली थी उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया था। वृहद मालवा में चित्रों के नवीन स्वरूप प्रचलन में आ गए थे, और जो बड़ा मालवा है उसमें चित्रों में एक नया स्वरूप प्रचलन में आया था, जिनमें प्रयुक्त आकार, विषय व कलागत विशेषताएं नवीन परिवर्तन के स्पष्ट संकेत दे रही। यानी जो उनमें जो प्रयुक्त आकार थे, जो विषय थे और जो कलागत विशेषता थी वो नए परिवर्तन के संकेत दे रही थी। इस समय में चित्रित नियामतनामा, आरण्यक पर्व, आगरा, लोरचंदा, महापुराण, चोपर पंचशिका पालम इस परिवर्तन के प्रत्यक्ष उदाहरण। यानी कि इस समय ये जो चित्रित ग्रंथ बनाए गए थे इनमें इन परिवर्तनों के प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिलते हैं। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ की कला में जहां नव चेतना की पदचाप अनुभव की जा रही थी, वहीं रियासतों के आपसी टकराव ने विदेशी आक्रांताओं को यहां अपने पैर पसारने के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न की। यानी 16वीं शताब्दी के जो प्रारंभ में जो कला है इसमें एक नव चेतना की स्वर सुनाई दे रहे थे, वहीं जो रियासतें थी उनके आपसी टकराव के कारण जो विदेशी आक्रांता थे उनको यहाँ पैर पसारने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ मिल गई। भारत में मुगलों का प्रवेश 1526 में हुआ, जब बाबर पानीपत युद्ध में विजय प्राप्त कर दिल्ली का शासक बना। यानी भारत में जो मुगल साम्राज्य इसका उदय कब हुआ? 1526 में। जो बाबर है वो पानीपत का पहला युद्ध जीतकर विजय प्राप्त की और उसने दिल्ली का शासक बना। बाबर तैमूर, यानी उसका पितृपक्ष था तैमूर, यानी वह तैमूर लंका वंशज था। तैमूर की 5वीं पीढ़ी का था और उसकी जो माता थी वो मंगोल वंश की थी, और वो मंगोल ये था जो चंगेज खां था उसकी 14वीं पीढ़ी में जन्मा था, इसीलिए उसे मुगल कहा गया। ठीक है, मुगल शहंशाह प्रारंभ से कला प्रेमी रहे। यानी कहा जाता है कि जो मुगल बादशाह थे वो प्रारंभ से ही कला प्रेमी रहे। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां तक इस शैली में निरंतरता व क्रमिक विकास भी दिखाई देता है। यानी बाबर से लेकर शाहजहां तक ये जो शैली है इसमें लगातार और परिवर्तन भी दिखाई देते हैं। मुगल शैली प्रारंभ में पूर्णतः ईरानी कला थी, जिसे भारतीय संदर्भों में प्रस्तुत किया जा रहा था। यानी मुगल शैली जो प्रारंभ में पूरी ईरानी कला थी जिसे भारतीय संदर्भों में रखकर प्रस्तुत किया जा रहा था। अकबर के समय यह शैली राजस्थानी अपभ्रंश वह दक्षिणी शैलियों के समन्वय से नवीनता प्राप्त कर मौलिकता प्राप्त कर ली। यानी जो अकबर का समय था उसमें जो मुगल शैली थी वो राजस्थानी और कुछ अपभ्रंश शैलियों और दक्षिण शैलियों के मेल जोल से एक नई शैली पनपने लगी। कहा जा सकता है कि ईरानी व राजस्थानी शैली मुगल शैली की जन्मदाता है। यानी जो ईरानी शैली है और जो राजस्थानी शैली है यही मुगल जो शैली थी उसकी जन्मदाता है। जहांगीर के समय ये पूर्णतः भारतीय हो गई, और जब जहांगीर का शासनकाल आया तो ये पूर्णतः भारतीय शैली हो गई। परंतु शाहजहां के समय इस पर यूरोपीय अधिक प्रभाव देखा गया। यानी जो शाहजहां का समय था उस पर इस समय यूरोपीय प्रभाव पड़ने लगा। राय कृष्णदास के मतानुसार भारत में मुगल शैली का जन्म बाबर के आगमन से हुआ। यानी राय कृष्णदास कहते हैं कि जो मुगल शैली है इसका जो जन्म है वो भारत में बाबर के समय हुआ था, और बाद में शाहजहां तक मुगल शासकों के काल में इसका निरंतर विकास हुआ, और बाबर से लेकर शाहजहां तक जो है इस कला का लगातार विकास होता गया।
जिसका चरमोत्कृष्ट जहांगीर का शासनकाल था, यानी जिसका स्वर्णिम काल कहा जाए या इसका सर्वोच्च जो उत्थान था, सर्वोच्च शिखर पर थी, ये जहांगीर के समय थी। शाहजहां के पश्चात औरंगजेब सत्तारूढ़ हुआ, यानी शाहजहां के बाद औरंगजेब गद्दी पर बैठा। वह कट्टर शासक था, यानी वह मतलब कला प्रेमी नहीं था। उसने कलाकारों को चित्रांकन छोड़ने पर बाध्य कर दिया, यानी उसने जो कलाकार थे उनको चित्रकला छोड़ने पर बाध्य कर दिया। जान बचाने कलाकार दूसरी रियासतों में शरण लेने लगे या अन्य कार्य कर जीविका, यानी या तो कलाकार या तो ये कला छोड़कर ही दूसरे कामों में लग गए या दूसरी रियासतों में चले गए। यहीं से मुगल कला का पतन प्रारंभ हो गया, यानी औरंगजेब के समय जो मुगल कला है इसका पतन प्रारंभ हो गया। दरबारी कला होने के कारण मुगल शैली प्रत्येक बादशाह के साथ उनकी रुचि के अनुसार परिवर्तित होते रहे। ये जो क्या थी मुगल शैली थी, ये एक दरबारी कला थी, इसलिए जब जब बादशाह चेंज होता उसकी रुचि के अनुसार इसमें परिवर्तन आते। इसीलिए मुगल कला को प्रत्येक मुगल बादशाह के काल क्रम अनुसार समझना औचित्यपूर्ण रहेगा, यानी जो मुगल कला है इसको प्रत्येक जो मुगल बादशाह था उसके अनुसार समझना ही सही रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बाबर की। बाबर को भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 का श्रेय है, यानी भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर माना जाता है 1526 में। लेकिन वह बहुत कम समय के लिए शासन कर सका, यानी वो बहुत कम के लिए शासन कर सका और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई, यानी 4 साल ही उसने लगभग शासन किया। इस काल के चित्र उपलब्ध नहीं है, यानी इस काल के जो चित्र है वो अब उपलब्ध नहीं है। लेकिन बाबर की चित्रकला में बड़ी रुचि थी, यानी बाबर जो है इसकी चित्रकला में बहुत रुचि थी, क्योंकि उसने पूर्व का राफेल कहलाने वाले प्रसिद्ध ईरान चित्रकारी बेहजाद तथा शाह मुजफ्फर की चित्राकृतियाँ देखी व उनकी समीक्षा भी की थी। यानी जो बाबर है इसकी चित्रकला में रुचि थी, जिसे मतलब पूर्व का राफेल कहा जाता है, ईरानी चित्रकार था बेहजाद और शाह मुजफ्फर, इनकी जो चित्राकृतियाँ थी, इनकी जो चित्रकला थी उसको देखा और उनकी समीक्षा भी की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी बाबरनामा में इन कलाकारों का उल्लेख प्रशंसा के साथ किया, यानी बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। बाबर की जो आत्मकथा है वह है तुझके बाबरी, जैसे बाबरनामा कहा जाता है। उसमें उन्होंने ये जो चित्रशैली के कलाकार थे उनका उल्लेख किया और उनकी प्रशंसा की। उसके बाद टाइम आता हुमायूं का। बाबर के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र यानी उसका बड़ा बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठता है 1530 से 1556 उसने राज्य संभाला। हुमायूं का पूरा जीवन संघर्ष में बीता, क्योंकि वो लगातार भागता रहा था, क्योंकि शेरशाह के साथ उसके युद्ध हो रहे थे और शेरशाह युद्ध के कारण वो भागता रहता था। लेकिन वह कला प्रेमी भी था। अपने लश्कर में वह चित्रकार भी रखता था, यानी उसका जो लश्कर होता था या उसकी जो सेना होती थी उसमें वह चित्रकार भी रखता था। जब वह ईरान के शाह की मदद लेकर पुनः भारत, यानी ईरान का जो शाह था उसकी मदद लेकर वह पुनः भारत आता है, तो अपने कला प्रेम के कारण ईरानी चित्रकार मीर सैयद अली जादुई और ख्वाजा अब्बुद समद शिरजी को भारत लाता है, यानी इन दो चित्रकलाकारों को वो ईरान से भारत लाता है। ये दोनों ईरानी शैली के सिद्धहस्त कलाकार थे, यानी ये जो दोनों थे वो ईरानी शैली के सिद्धहस्त कलाकार थे। बालक अकबर ने उनसे चित्रकला सीखी, यानी जो अकबर था उस समय बालक था, उसने भी उन दोनों कलाकारों से चित्रकला सीखी। इस समय जो चित्र तैयार किए गए थे वे पूर्णतः फारसी या ईरानी शैली में तैयार किए थे, यानी इस समय जो चित्र बनाए गए थे वो पूर्णतः या तो फारसी शैली में थे या ईरानी शैली में थे। हुमायूं के समय दास्तान ए अमीर हमजा नाम से एक चित्र बनाया गया, जो कि चित्र संख्या 1 में। ये देखिए ये वो चित्र है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है वो चित्र संख्या 1 वाला का चित्रण प्रारंभ हुआ, परंतु ये अकबर के समय पूरा, यानी ये जो हमजा नामा चित्र है ये जहांगीर के समय प्रारंभ हुआ था, लेकिन इसका जो पूर्ण काल है वो कब हुआ, अकबर के समय। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने चित्रकला की किताब की शुरुआत कर दी और पहले पार्ट का कुछ अंश भी हमने पढ़ लिया। जल्दी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ये वीडियो पर रहा तो इसका पार्ट 2 आपके लिए जल्दी लाया जाएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, कमेंट करें। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप इस चैनल के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, पास में एक घंटी भी है उसको भी दबा दीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें सब।